अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल, ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब आपको ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल पढ़ाई गई तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो बताते चले गए थे हम, लेकिन अब ज़रा सा इसको कलेक्ट करके समराइज़ करके एक जगह समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो प्रोसेसेस हैं वो ग्लाइकोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड है और टीसीए साइकिल है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो टीसीए साइकिल में होती है इन टर्म्स ऑफ एटीपीज़। टोटल 30 एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं टीसीए साइकिल में। अच्छा, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 8 एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड जो एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है उसमें 6 एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर स्टार्टिंग पॉइंट ग्लूकोज हो, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट हो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, तो उस स्टेप पर 2 एटीपीज़ यूज़ हो रहे थे। एक तो ये बात याद रखिएगा, और ये बात मैंने वहाँ डिस्कस भी करी थी कि कहीं एटीपी कंज्यूम होता है और कहीं एटीपी प्रोड्यूस होता है। लेकिन बिलफर्ज अगर कहानी स्टार्ट हो ग्लाइकोजिन से, तो ग्लाइकोजिन कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, तो इस स्टेप के लिए सिर्फ एक एटीपी कंज्यूम होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो ग्लूकोज से स्टार्ट हो रही है, यानी सबस्ट्रेट जो है ग्लूकोज हो, तो 2 एटीपीज़ कंज्यूम होंगे, और अगर सबस्ट्रेट जो है वो ग्लाइकोजिन हो तो उधर एक एटीपी कंज्यूम होता है। ग्लाइकोजिन की नौबत उस वक्त आती है जब ग्लूकोज कम हो, यानी फास्टिंग स्टेज में, या हमारे बॉडी टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, यानी डिमांड ज़्यादा हो एनर्जी की, तो उस वक्त भी जो है वो ग्लाइकोजिन कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जो पहला स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजिन इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, उधर एक एटीपी कंज्यूम होगा। अदरवाइज़ ग्लूकोज से अगर कहानी चलती है, यानी ग्लूकोज टूटना शुरू हो रहा है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, वहाँ पर 2 एटीपीज़ कंज्यूम हो रहे हैं। सिमिलरली एक एंजाइम होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, इसके लेवल पर जो एक्टिविटी होती है उसके नतीजे में 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, और हर एक NADH जो है वो 3 एटीपीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, लिहाजा 6 एटीपीज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, ये NADH NAD में जो कन्वर्ट होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस है, वो भी आपको फर्दर डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। उसके नतीजे में ये एटीपीज़ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसी तरीके से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये कि डायरेक्ट सबस्ट्रेट जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एक्टिविटी जिस वक्त देखी जाती है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, उधर भी 2 एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं, और पायरुवेट काइनेज जहाँ एंजाइम एक्टिविटी शो हो रही होती है वहाँ पर भी 2 एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं। लिहाजा ओवरऑल जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए यहाँ तक 8 एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं, और ग्लाइकोजिन के ग्लाइकोजिन अगर यूज़ हो रहा हो तो 9 एटीपीज़ यूज़ होते हैं। माज़रत के साथ ये बीच में आ जाते हैं हॉकर्स, उनकी आवाज़ आ रही होगी, उम्मीद है कि आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो यहाँ तक अगर बात आपके समझ में आ गई तो इट्स वेरी नाइस, नहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं अगली स्लाइड में इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने रखूँगा। अच्छा, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ये एक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है जो कि कई एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है, और इसकी एक्टिविटी के नतीजे में भी 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा 6 ATPs इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में हासिल हो जाते हैं, जब NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए कन्वर्ट होता है NAD में। TCA साइकिल पर आते हैं। TCA साइकिल में जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी है, वहाँ पर 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैंस 6 ATPs। ऐसे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी के नतीजे में भी 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, लिहाजा 6 ATPs। ऐसे ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सुसिनेट थायोकाइनेज एंजाइम जहाँ काम कर रहा है, वहाँ पर 2 GTP कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ATPs में, या 2 ITPs इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट भी कन्वर्ट हो सकता है 2 ATPs में।
ये भी अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा मैं। सुसीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी के नतीजे में 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी कन्वर्ट होते हैं FADH में, और ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए हो रहा होता है। अच्छा, एक FADH जो है वो 2 ATPs प्रोड्यूस करता है, लिहाजा 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स 4 ATP प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरीके से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी के नतीजे में भी 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा 6 ATPs। ओवरऑल समेट कर दूं तो 30 ATPs TCA साइकिल में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और 8 अगर ये TCA ग्लाइकोलिसिस के एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें तो टोटल 38 बन जाते हैं। अच्छा, ग्लाइकोजन अगर सबस्ट्रेट है, ग्लाइकोजन से कहानी स्टार्ट हुई हुई है, तो 39 ATPs प्रोड्यूस होंगे, यानी 1 ATP इजाफी प्रोड्यूस होता है। और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में TCA साइकिल नहीं चलती, सिर्फ 2 ATPs प्रोड्यूस होकर मामला ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी।